अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ जो एक अरसे से सियासी तहरीक चलाने की कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन वो अब तक हुकूमत के खिलाफ कोई भी महाज सजाने में कामयाब नहीं हो सकी। यानी हुकूमत के खिलाफ एक मुत्तहिद और मौसर हिकमत अमली सामने नहीं आ सकी। पार्टी की अंदरूनी तकसीम और बदलते सियासी हालात ने भी मुश्किलात में इजाफा किया है और इस तकसीम में तहरीक इंसाफ अब एक बार फिर सियासी तौर पर मुतहर्रिक होने की कोशिश कर रही है। और वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर यह ऐलान कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पेशावर में जलसा करेगी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि जलसे की तारीख का ऐलान जलसे से 5 रोज़ कब किया जाएगा। अब अली अमीन गंडापुर ने जलसे का ऐलान तो किया है, लेकिन ये जलसा कब होगा ये वाज़े नहीं किया। इसलिए इस जलसे के हवाले से भी अबहाम उठ रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने माजी में भी कई मौके पर जलसों का ऐलान तो किया, लेकिन अमली तौर पर इन जलसों को करने में कामयाब नहीं हो सकी। और इससे भी बढ़कर वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ये इल्ज़ाम उन पर लग रहा है कि वो बानी PTI की रिहाई के लिए संजीदा कोशिश नहीं कर रहा है। अली अमीन गंडापुर के साथ साथ मिसाल यूसुफजई को सेनेटर बनाने पर भी पार्टी के अंदर से सवालात उठाए जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि वो ये समझौता कर चुके हैं, यहाँ तक कि वो बानी PTI के अडयाला जेल बुलाने के बावजूद हाजिर नहीं हो रहे और ना ही वो बानी PTI के दीगर अहकामात को पूरा कर रहे हैं। और इससे भी बढ़कर तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया इस वक्त आपस में उलझा हुआ है। एक ग्रुप अलीमा खान का है जो अली अमीन गंडापुर और उनके हामियों को मुसलसल अपनी तनकीद की नोक पर रखे हुए हैं, और दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर के सपोर्टर्स का ग्रुप है जो अलीमा खान को पार्टी के लिए नुकसानदेह करार दे रहा है। यानी तहरीक इंसाफ का वो सोशल मीडिया जो जमात के लिए मौसर हथियार होता था, वो बयानिए की नज़र हो रहा है। अब ऐसे हालात में अगर पेशावर में जलसा हुआ तो फिर मुमकिन है ये जलसा भी बाकी जलसों की तरह मौसर साबित ना हो, क्योंकि बात सिर्फ तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की आपस की जंग की नहीं है, बल्कि PTI पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी खलीज गहरी होती चली जा रही है। यहाँ तक कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद में PTI के अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए शुरू की गई मीटिंग्स मज़ीद तनाज़ात का सबब बन चुकी हैं। ख़ास तौर पर अलीमा खान पर अंडा फेंकने के वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा क़यादत की मजम्मत ना करने पर पंजाब और अलीमा खान ग्रुप भड़क उठे हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक अली अमीन ग्रुप ने भी जवाबी वार करना शुरू कर दिए हैं। और दोनों अतराफ से इल्ज़ामात के तबादले के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत ने एक दूसरे को अडयाला जेल ना आने पर आड़े हाथों लिया है। हत्ता कि खबरदार किया गया है कि अब अडयाला में बाकायदा हाज़िरी लगेगी और गैर हाजिर रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यूँ इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए शुरू की गई एक्स स्पेस मीटिंग्स में पार्टी में मज़ीद तकसीम का जो है वो तासुर नज़र आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात का बढ़ना इस बात की अक्कासी करता है कि पार्टी को तंजीमी और नज़रियाती दोनों सतह पर गहरी मुश्किलात का सामना है। जमातें जब ऑपोजिशन में होती हैं तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज इत्तेहाद को बरकरार रखना और क़यादत के बयानिए के गिर्द कारकुनान को मुनज़्ज़म रखना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर ज़ेली क़यादत ज़ाती मफादात, इलाकाई तासुबात या गिरोही वाबस्तगियों को तरजीह देना शुरू कर दे तो मरकज़ी बयानिया कमज़ोर पड़ने लगता है। यही सूरत हाल इस वक्त PTI में दिखाई देती है, जहाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत एक दूसरे पर एतमाद खो रही है। इससे दो बड़े ख़तरात जन्म ले सकते हैं। पहला ये कि पार्टी के अंदर पॉलिसी साजी और हिकमत अमली तय करना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इख्तलाफी गिरोह एक दूसरे के फ़ैसलों को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा मुमकिन ख़तरा ये हो सकता है कि अवामी तासुर शदीद मुतासर होगा, क्योंकि वोटर्स ऐसी जमात को गैर संजीदा और गैर मुस्तहकम समझते हैं जो अंदरूनी खलफिशार में उलझी हुई हो। इसके अलावा पार्टी का तंजीमी ढांचा अगर मुसलसल तनाज़ात की जद में रहा तो कारकुनान की सतह पर भी मायूसी पैदा होगी, जो किसी भी सियासी जमात के लिए ख़तरनाक सूरत हाल होगी। और अब जैसा कि अडयाला जेल में पार्टी रहनुमाओं की हाज़िरी को यकीनी बनाने का फ़ैसला किया गया और शायद इसीलिए तहरीक इंसाफ ने कल बानी PTI और अलीमा खान से इजहार यकजहती के लिए PTI ने तमाम MNAs को अडयाला जेल पहुँचने की हिदायत दे दी है। ज़राए के मुताबिक कल सुबह MNAs को वक्त बताया जाएगा जिस पर हर सूरत अमल करना होगा, जबकि चीफ व्हिप आमिर डोगर को तमाम अरकान की हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। पार्टी की हिदायत के मुताबिक MNAs आज रात अपने हलकों से वापस इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। अब देखना यह है कि तमाम PTI रहनुमा अडयाला जेल हाजिर होकर पार्टी से अपनी वाबस्तगी को जाहिर करते हैं या फिर यहाँ भी मज़ीद तकसीम गहरी होती हुई नज़र आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसे हुकूमती महाज पर लड़ना है, पार्लिमानी महाज के ऊपर अपना अलम बुलंद रखना है, लेकिन वो पार्टी ख़ुद अंदरूनी तकसीम का शिकार नज़र आ रही है। इसकी बुनियादी वजूहात क्या और क्या अगर यही मामला रहता है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौसर हिकमत अमली बना पाएगी? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लाएंगे, इस पर बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब ने मैं ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
रसूलुल्लाह मलिक साहब, सबसे पहले तो गंडापुर साहब एक जलसे का ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तारीख जो है वो 5 रोज़ पहले बता दी जाएगी। गंडापुर साहब ने 90 रोज़ का ऐलान किया था, आपको याद होगा, जिसमें वो कह रहे थे कि या तो बानी पीटीआई रिहा होंगे या फिर मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो उसमें तो शायद बमुश्किल 1 दर्जन के करीब दिन, 12-15 दिन रह गए, और ऐसे में जलसे का तो जो जलसा करेंगे उसमें अपनी सियासत छोड़ने का ऐलान करने जा रहे हैं। सब एक नई धमकी की तकरीर करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो उनके ऊपर तनकीद की जा रही है और पार्टी के अंदर जितनी ग्रुपिंग हो चुकी है, उसके बाद से गंडापुर खासे डिफेंसिव हैं। अब वो चाहते ये हैं कि वो एक फिर तकरीर ऐसी करें जिसमें वो ऐलान करें कि जनाब हम अब जो है अरकान असम्बली को मैं लेकर जाऊंगा अडियाला जेल के बाहर, क्योंकि मेरी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, मैं हाई कोर्ट चला गया, मैंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया हुआ है। दर हकीकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जिस वक्त ग्रुपिंग है, उस ग्रुपिंग की वजह से गंडापुर सब शदीद दबाव का शिकार भी हैं। वो चाहते ये हैं कि वो ये पावर करा सकें कि नहीं जी नहीं, वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बड़े मुखलिस हैं और वो एहतजाज भी करना चाहते हैं और इसके लिए वो तैयार भी हैं। इसके अलावा गंडापुर साहब के पास और कोई जो है वो रास्ता नहीं है। ना गंडापुर साहब जो है वो तहरीक चलाने के हक में, वो तो पंजाब के ऊपर तनकीद करते हैं कि पंजाब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है। तहरीक इंसाफ हर बार हमें बुलाती है कि आप एहतजाज करें, लेकिन बाकी सूबों से तहरीक इंसाफ में एहतजाज नहीं होता। फिर दूसरा, जो इस वक्त पार्टी के अंदर जितने इख्तिलाफात हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जो उनके दीगर कायदीन हैं वो उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। उनके ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जनाब आपके पास जो टीम है वो कंप्रोमाइज है, और जो टास्क गंडापुर साहब ने अपने जिम्मे लिया था कि मामला को सेटल करवाएंगे, उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। तो गंडापुर साहब एक इस जगह पे फंस चुके हैं जहाँ उनको अब आगे और पीछे कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए वो इस किस्म की एक जो है वो जज्बाती इस किस्म की तकरीर करना चाहते हैं, जलसा करना चाहते हैं, कारकुनों को मुतमिन करने के लिए। जो सोशल मीडिया पे उनके अपने लोग उनके खिलाफ कंपेन कर रहे हैं, वो उसको काउंटर करने के लिए तरीकेकार ढूंढ रहे हैं। नहीं तो नसरुल्लाह मलिक साहब, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि गंडापुर साहब फंसे हुए हैं, तो दूसरी तरफ बानी पीटीआई की क्या मजबूरी है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या मजबूरी है गंडापुर साहब के साथ ही, यानी उन्हें चीफ मिनिस्टर रखना है? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि गंडापुर साहब का एक अपना ग्रुप है, वहाँ पे जो है अलीमा खान साहब की अपनी शिकायत हैं, बुशरा बीबी साहब की अपनी शिकायत हैं, वहाँ पे तैमूर झगड़ा साहब जो है उनकी एक अपनी जो है वो ग्रुपिंग मौजूद है। दूसरा, इस वक्त जुनैद अकबर साहब जिनको पहले पार्टी का जिम्मेदारी दे दी गई थी, वो भी नाराज नजर आते हैं। तो इमरान खान साहब ने जो सबसे बड़ी गलती की पिछले सारे अरसे के दौरान, जब वो जेल गए, उसके वक्त से लेके आज के दिन तक वो जो पार्टी के अंदर तफरीक है, लड़ाई है, झगड़ा है, एक दूसरे को लेट डाउन करने की कोशिश है, इमरान खान साहब उसको पता नहीं क्या वजह है कि उसको एंजॉय करते हैं, उनको सेटल डाउन करने की कोशिश नहीं करते। उसकी बुनियादी वजह जो बहुत उनके करीब लोग रहे हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को इस बात से खुशी होती है कि लोग उनके पास आए और आके अपने गिले शिकवे बयान करें और ये बताएं कि फलां पार्टी में जो है वो हमारे साथ जो है वो नहीं चल रहा। तो इसी बुनियाद पे वो पार्टी को चलाते रहे। देखिए, आज तस्वर कीजिए, इमरान खान साहब ने जो है बैरिस्टर कोहर को कायम का पार्टी के चेयरमैन भी बनाया हुआ उन्होंने। दूसरी तरफ सलमान अकबर राजा साहब सेक्रेटरी जनरल हैं। अलीमा खान साहब पार्टी की पॉलिसी बयान करती हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को पार्टी के हवाले से वो पॉलिसी बयान कर रहे होते हैं। तो पार्टी के अंदर जो इत्तेफाक राय नहीं है, उसकी बुनियादी वजह लीडरशिप की तरफ से हर किसी को सपोर्ट हासिल है। मिसाल यूसुफजई अलीमा खान के ऊपर तनकीद कर रही हैं, उन्हें सेंटर बना दिया गया, जबकि अलीमा खान साहब उनकी सेंटरशिप से सख्त खिलाफ थी। गोया ना वो अलीमा खान साहब को चाहते हैं कि वो पार्टी को मामला को देखे, ना बैरिस्टर गौर को चाहते हैं, ना अली अमीन गंडापुर साहब को इतना खुल के वो सियासत करने देने के हक में है। तो गोया जो उनकी सोच थी शामुल कुरैशी साहब को भी वाइस चेयरमैन बनाते हुए कि पार्टी में नंबर 2 नहीं होना चाहिए, यही आज पार्टी के नुकसान से साबित हो रही है। यानी नसरुल्लाह मलिक साहब, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डिफरेंट पावर सेंटर्स हैं जो काम कर रहे हैं। अब अलीमा बीबी पे जो अंडा फेंका गया, उस पर भी तनकीद हो रही है केपी गवर्नमेंट के ऊपर और अली अमीन गंडापुर साहब पे कि कोई कंडेमनेशन आई नहीं, कोई मजम्मती बयान तक जारी नहीं किया गया। तो इससे तो जो खलीज है वो खुलकर वाजे हो गई है। तो अगर इसी डिवाइड के साथ ही कोई पावर शो होगा तो वो पावर शो कितना इफेक्टिव कर लेंगे फिर? पावर शो वो खैबर पख्तूनख्वा में करते भी हैं, उसका हुकूमत के ऊपर कोई असरात नहीं होंगे, क्योंकि गंडापुर साहब ये बात पहले भी कह चुके हैं कि यहाँ तो हमारी अपनी सूबाई हुकूमत है, यहाँ जलसा भी कर लें तो बाकी हुकूमत से क्या फर्क पड़ेगा। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में खराब होती है तो उससे क्या नुकसान होगा।
वो तो हमेशा से रखते हैं कि जो इस्लामाबाद में पीटीआई है, जो पंजाब में पीटीआई है, जो दीगर सूबों की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये कोई किरदार अदा क्यों नहीं करती। और अगर पंजाब की बात करें, पंजाब में जितनी तकसीम है वो बड़ी वाज़ेह हो चुकी है, उसमें भी लोग एक दूसरे के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज होने के इल्जाम लगा रहे हैं। तो अली बिन गंडापुर साहब जो है वो कतन इस हवाले से खुश नहीं है, और ना ही वो अलीमा बीबी के उन मामलात के हवाले से जो है उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। इसलिए अलीमा बीबी के ऊपर जब अंडा फेंका गया, ना पार्टी ने उस तरीके से उसको परसू किया, और दूसरी तरफ जो है बुशरा बीबी के हवाले से भी जो है अली बिन गंडापुर साहब अपनी निजी महफिलों में पहले भी बड़ी तनकीद करते थे उनके जेल जाने से पहले, और ये कहा करते थे कि जो पार्टी की पॉलिसी थी, जो गाइडलाइन थी इमरान खान साहब की, उसको वायलेट किया गया, जिसके नतीजे में पार्टी के लिए जो है वो मुश्किलात बढ़ गई हैं। तो फिर सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए क्या पैमाना है कि बानी पीटीआई का लॉयलिस्ट कौन है? इतने सारे ग्रुप्स हैं, अब जो सपोर्टर है वो परेशान है, कंफ्यूज्ड है कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। परेशानी तो दूर की बात है, इस वक्त तो जो कुछ एक दूसरे के खिलाफ किया जा रहा है, आप तो सब्र करें, अपनी ख्वातीन को माफ नहीं किया जा रहा, उन ख्वातीन के खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, पार्टी की जो रहनुमा है ख्वातीन है उनको निशाना बनाया जा रहा है, और ये पीटीआई के अपने लोग, उनके अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एक भरपूर मुहिम चलाए हुए हैं। वैसा अगर आप 48 घंटों में देखें तो सोशल मीडिया भरा हुआ था इस बात पे कि किस तरीके से किसको क्या क्या गाली दी जा रही है, किसको क्या मुर्दे इल्जाम ठहराया जा रहा है। मेरे ख्याल में इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो भी इतना तकसीम दिखाई देता है, क्योंकि पार्टी की कोई पॉलिसी लाइन नहीं है। पार्टी को सिखाया ये कारकुनों को, सोशल मीडिया को मोटिवेट ये किया गया था कि जो मुखालफीन है उनको उनकी आवाज दबाने के लिए आपने गालम गलोच करनी है, आपने किरदार कुशी करनी है, आपने लोगों के खिलाफ इस किस्म के ट्रेंड चलाने हैं। आज वही ट्रेंड्स उनके पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ चल रहे हैं। आज वो खवातीन जो लोगों के हवाले से एक अपनी राय रखती थी, आज खुद विक्टिम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। तो ये एक इस सूरत पीटीआई के लिए खुद बड़ी तकलीफ बन चुकी है कि पीटीआई के अपने ही लोग अपने ही रहनुमाओं के खिलाफ ट्रेंड चलाने में, कंपेन करने में, इल्जाम तलाशी में और उनकी किरदार कुशी में मसरूफ है। लास्टली नसरुल्लाह मलिक साहब, ये जो गंडापुर साहब से मुताल्लिक तासुर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के आला कार है, उनकी बी टीम के तौर पे खेलते हैं, क्या ये तासुर आज भी कायम है और दुरुस्त है? गंडापुर साहब ने चूंकि हुकूमत संभाली, उस वक्त से उन्होंने अपने तल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की। इवन आपने ये भी देखा कि जब अफ्तारी करने के लिए वो कोर हेडक्वार्टर चले गए पूरी काबीना को लेकर के, उस वक्त भी गंडापुर साहब ने पूरा एतमाद दिलाने की कोशिश की थी एस्टेब्लिशमेंट को कि वो एज ए सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव इस वक्त की पॉलिसियों के साथ चलने को तैयार हैं और चलेंगे। गंडापुर साहब आज भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है उनके मामलात बेहतर हैं। यही पीटीआई के बाद लोगों को गिला होता है कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, वो एक तरफ एहतजाज भी करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अलाइन है। जितनी भी चीजें इमरान खान साहब ने इवन कही, आप देख लीजिएगा कि वो जो ऑपरेशन की बात की गई, गंडापुर साहब बाहर आके उस पर एहतजाज भी करते हैं और ये भी कहते हैं ऑपरेशन नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन ऑपरेशन गंडापुर साहब की मर्जी के साथ, उनकी मुशावरत के साथ ये ऑपरेशन जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जारी है। गंडापुर साहब सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसलिए वो न एस्टेब्लिशमेंट के साथ दूरियां चाहते हैं, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो दूरियां चाहते हैं। अगर पीटीआई के साथ उनकी अगर इमरान खान साहब का एतमाद वो मुकम्मल खो देंगे तो उनके लिए फिर हुकूमत करना उनके लिए आसान नहीं रहेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सैलाबी सूरत हाल पर अपडेट्स देंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। पानी बज़ाहिर ज़िंदगी की अलामत है, लेकिन जब यही पानी बेकाबू होकर दरियाओं और नदी नालों से बाहर आता है तो तबाही की एक खौफनाक तस्वीर पेश करता है। पाकिस्तान की तारीख भी सैलाब के अलमनाक वाक़यात से भरी पड़ी है और हर साल बरसात के मौसम में लाखों लोग अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए कुदरत से जंग लड़ने पर मजबूर होते हैं। इस बार भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। दरिया सतलुज और चिनाब में ख़तरनाक सैलाबी रैले ने पंजाब के कई अजला को अपनी लपेट में ले लिया है, जहाँ बस्तियाँ ज़ेरे आब आ चुकी हैं और लोग खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने एक बार फिर दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया है, जिसके बायस दरिया के किनारे आबाद इलाके शदीद ख़तरे की जद में। पानी की सतह न सिर्फ बुलंद हो रही है बल्कि जलालपुर पीरवाला में दरियाए चिनाब का बिखरा हुआ रैला पुश्तों और हिफाजती बंदों से टकरा गया है। इस टकराव ने
दर्जनों बस्तियों को डिबो दिया है, जबकि मुतासरा आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। DGPDMA के मुताबिक अब तक 10,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। ये तादाद यकीनी तौर पर बड़ी है, लेकिन सैलाब की शिद्दत और फैलाव को देखते हुए ये महज एक इब्तदाई कदम मालूम होता है। इसी तरह मुल्तान में होने वाली बारिश ने सूरत हाल को मजीद बिगाड़ दिया है, जहाँ हज़ारों बेघर सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले या आर्जी टेंटों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ख़ातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग सभी सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। इन मुतासरीन ने फौरी तौर पर मजीद टेंट, खाने पीने की अशिया और बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है, ताकि वो कम अज़ कम जिंदा रहने के लिए जंग लड़ सकें। सैलाब के नुकसान सिर्फ घरों और फसलों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि इंसानी जानों पर भी कारी ज़र्ब लगाते हैं। हाफिज़ाबाद से आने वाली खबर ने पूरी कौम को गमगीन कर दिया, जहाँ एक गरीब किसान की बरसों की कमाई और तमाम सरमाया लम्हों में पानी के सपुर्द हो गया है। उसका घर, मवेशी, चावल की फसल और ज़रिए आलात सब कुछ तबाह हो गया है। इस शदीद माली नुकसान का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सका और दुनिया छोड़ गया है। 4 बेटियों और 1 बेटे का बाप अपनी औलाद को बेसहारा छोड़ गया और अब ये मासूम बच्चे हुकूमती इमदाद और माशरती हमदर्दी के मुंतज़िर हैं। ये वाक़या इस हकीकत की अक्कासी करता है कि सैलाब सिर्फ ज़मीनों को नहीं बल्कि ख़ानदानों को भी उजाड़ देता है। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी कैफियत मुसलसल बढ़ रही है। हेड पंजनत पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है, जहां पानी का बहाव 5,54,000 क्यूसेक से भी तजावुज़ कर गया है। इसी तरह दरियाए चिनाब पर, हेड तरीमू और दरियाए रावी में सिरनाई और बल्लोकी के मकामात पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब मौजूद हैं। सिर्फ तरीमू पर पानी का बहाव 5,43,000 क्यूसेक तक पहुँच चुका है, जो किसी भी वक्त मजीद बस्तियाँ अपनी लपेट में ले सकता है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है, जिसने मकामी आबादी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ये तमाम सूरत हाल देखते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बिगड़ रही है। 4 माह से मानसून ख़त्म हो रहा है, लोगों की परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम ले रही हैं। दूसरी जानिब सैलाब मुतासरीन दुहाई दे रहे हैं कि उन तक इमदाद नहीं पहुँच रही। सैलाब मुतासरीन का इस हवाले से अपने अब वो किन जज्बात का इजहार करें, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। भी टीमें भेजी थी, कोई कराया था प्राइवेट, यानी कि सरकारी सतह पे कोई भी नहीं आया। 90-95% मकान गिर गए हैं, कोई चीज़ नहीं रह गई। तकरीबन 400 बस्तियां हैं, 400 बस्तियां, हज़ारों की तादाद लोग हैं, मर रहे हैं, कोई नहीं आ रहा। साढ़े बच्चे दरख्तें ते चढ़े बैठे हैं। वल्ला बा मैं पाक धरती तू थी ते आया, कोई तवज्जो का नहीं हुकूमत दी साढ़े पासे, ना कोई मर गए, साकू महल की जरूरत का नहीं, साकू दाने की जरूरत का नहीं, साढ़े बच्चे वजन। कोई भी तिब्बी सहूलत फराम नहीं की गई है, कोई भी खैमा यहाँ पर नहीं लगाया गया है। लोग वहाँ से बेयारो मददगार आते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पे लोग आते हैं, फोटो सेशंस करते हैं, उसके बाद फिर कोई पता नहीं होता कि वो कहाँ चले गए हैं। आर्मी साहब नाल ते मरियम नवाज नाल सा गुजारिश है कि इतना हेलीकॉप्टर भेजे वजन या इहो के इकदाम किया वजन जो सारे आवाम अपनी जान बचाते बांधते आ वजन। ठीक है ना। 3 दिन से हेल्पलाइन मुल्तान से बात कर रहे हैं बार बार कि जनाब बच्चे बूढ़े वहाँ जो है ना फंसे हुए हैं, आप निकाल लें। हेल्पलाइन वाले कहते हैं हमने कश्ती वालों को बता दिया है, आपका नंबर दे दिया है। हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा, ना पानी मिल रहा है, ना खाने को कुछ मिल रहा है। हुकूमत के बंदे आते हैं, तस्वीरें बना के चले जाते हैं कि हमने राशन दे दिया, हमने पानी दे दिया, लेकिन लोग जो हैं घरों के बाहर बैठे हैं, दरख्तों पे बैठे हैं। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त डॉक्टर ज़ैनब नईम साहबा हमारे साथ मौजूद है, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, आप भारत से जो मज़ीद पानी आ रहा है वो बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, ख़ासतौर पे सतलुज और चिनाब के मकाम पर अभी भी ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस हवाले से अब क्या फोरकास्टिंग है, व्हाट आर यू लुकिंग एट कि मज़ीद कितनी तबाही हो सकती है? जी बिल्कुल, अभी जैसे आप मुल्तान का भी जिक्र हो रहा था, चिनाब और सतलज में जो पानी के रेले आ रहे हैं वो इस वक्त सबसे ज्यादा आपका मुल्तान साइड को अफेक्ट कर रहे हैं। और मजीद जैसे जैसे ये पानी नीचे उतरेगा तो इस सैलाबी रेले का जो है वो क्वांटम बढ़ सकता है, क्योंकि बारिशों का स्पेल भी साउथ में एक्सपेक्टेड है, खासतौर पे कीचड़ की पहाड़ियों पे। तो ये बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है अगर बारिशें शिद्दत इख्तियार कर गई। दूसरी बात ये कि आपकी खड़ी फसल तबाह हो रही है। इसके अलावा मैं देख रही थी कि आम के बागात भी तबाह हो रहे हैं, यानी इतना ज्यादा पानी है कि पूरे जंगलात जो है वो डूबे हुए हैं। तो आम के तो इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जब पानी उतरेगा तो यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी का इशू क्रिएट हो सकता है, सब्जियां फल महंगे हो जाएंगे और फिर आप तखमीना लगा सकेंगे कि कितना नुकसान हुआ है। फिर एक और बहुत बड़ा फैक्टर है कि क्योंकि इंडिया के डैम से पानी छोड़ा जा रहा है तो डैम्स में रेत बहुत ज्यादा है। रेत
उसकी वजह से जो अभी पानी उतरता जा रहा है जिन इलाकों से, वहाँ पे जरई जमीन तबाह हो रही है। तो आपका किसान इस वक्त इस बुरी तरह मुतासर हुआ है जितना शायद 2022 के सैलाब में भी नहीं हुआ था। तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर है और जिसको ऑन ग्राउंड डिजास्टर को जो है इनहांस किया गया है, जो कि हमारी मिस प्लानिंग की वजह से, जो कि हमने दरियाओं के रास्तों में आबादियां बनाई हुई है और उसकी वजह से, और जो हमारी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस पे जो है प्रायोरिटी कम रही है, इस वजह से हम थोड़ा ज्यादा भुगत रहे हैं इस चीज को। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जाहिर है ये तो सब हो रहा है और हम तो सिर्फ रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन ही कर रहे हैं। कोशिश हो रही है कि इंसानी जानों को बचाया जा सके और बस्तियां की बस्तियां जो है वो ज़ेरे आब आई हुई हैं, उजड़ रही हैं, लोग परेशान हैं। इसको इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम काउंटर फाइट करने का कोई तरीका है कि इस नेचर से काउंटर फाइट किया जा सके, लड़ा जा सके? देखिए इस वक्त तो पानी गुजर रहा है, इस वक्त तो डिजास्टर आपके ऊपर आ चुका है ना, तो गवर्नमेंट सिर्फ रिलीफ और रेस्क्यू ही कर सकती है। और मैं कमेंट करूंगी पंजाब गवर्नमेंट को भी। इस दफा रेस्क्यू ऑपरेशंस में हम देख रहे हैं कि वो लाइफ स्टॉक को, जानवरों को भी जो है वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं और काफी जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं महदूद वसाइल में रहते हुए। लेकिन बात हमें ये देखना है कि क्या हमारी अप्रोच रिएक्टिव ही रहेगी, क्या हम इंतजार करेंगे पानी आएगा और हम रेस्क्यू रिलीफ में पड़े रहें, या क्या हम एंटिसिपेटरी प्रोएक्टिव अप्रोच की तरफ जाएंगे कि ऐसे मामला हो सकते हैं। तो हमने अपनी वल्नरेबल कम्युनिटीज को कैसे बचाना है, रीलोकेशन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, किसान को रिस्क इंश्योरेंस कैसे देनी है, क्योंकि कैश ट्रांसफर से या इस तरह के वक्ती तौर पे रिलीफ दे देने से किसान का गुजारा नामुमकिन है आगे। फिर फूड इनसिक्योरिटी से कैसे निपटना है, फिर आपको जो है ये फ्लड प्लेन इंक्रोचमेंट कैसे कंट्रोल करनी है, कि सारी प्रॉपर पॉलिसी प्लानिंग होती है और ये अभी से शुरू हो जानी चाहिए। अगले साल के मॉनसून स्पेल्स को कैसे आपने देखना है, जिसपे वजीर-ए-आज़म साहब ने हिदायत भी दे दी है, जो कि खुशाइंद अमल है। डॉक्टर साहब, ये तो अब एक अलमिया है जो जन्म ले रहा है और बहुत सारी चीज़ें इस पोस्ट फ्लड होंगी जिससे हमें निमटना पड़ेगा। बहुत सारी वबाई अमराज होंगे, फूड सिक्योरिटी का मसला जिस तरफ आपने निशानदेही की, सब्जियां फल महंगे हो जाएंगे, ये सब कुछ तो होगा। लेकिन अभी आप क्या देख रहे हैं कि ये जो मानसून का स्पेल शुरू हुआ है, अब ये आखिरी स्पेल होगा, इसकी इंटेंसिटी को लेके क्या फोरकास्टिंग है, मज़ीद जो है वो किस तरीके से ये वो इट विल ऐड फ्यूल टू फायर? देखिए 15 सितंबर तक तो अभी स्पेल्स प्रिडिक्टेड हैं। 15 सितंबर के बाद आप 15 सितंबर के करीब आप पहुंच के देख सकते हैं कि इसके बाद क्या ड्राई स्पेल है या बारिशें मजीद हो सकती हैं। क्योंकि मैं एक जगह देख रही थी कि ये भी प्रोबेबिलिटी है कि पैसिफिक ओशन में एक प्रोसेस होता है लानीना, जब उससे पैसिफिक ओशन की जो है ओशन ठंडा होता है तो वो ज्यादा बादल और बारिशें साउथ एशिया के खित्ते की तरफ भेजता है। तो अगर उसकी 70% प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टार्ट हो सकता है। अगर वो स्टार्ट हो जाता है तो फिर बारिशें मजीद हो सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। अभी थोड़ा सा टाइम और गुजरेगा तो हम बता सकते हैं 15 सितंबर के बाद क्या मामला हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो 15 सितंबर तक आपके शदीद मानसून प्रेडिक्टेड है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ मौजूद थी। सितंबर तक मानसून का स्पेल है और ज़ाहिर है ये जितनी बारिशें बरसेंगी मज़ीद इंटेंसिफाई होगा। जो इस वक्त सूरत हाल है, जो सैलाबी कैफियत है, इसमें दुआ की जा सकती है। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जो है वो उसको तेज़ करने की ज़रूरत है, इमदादी कार्रवाइयों को तेज़ करने की ज़रूरत है, लोगों तक खुराक पहुँचाने की ज़रूरत है। बारकेफ अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयर करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ सोशल मीडिया, खास तौर पर टिकटॉक और यूट्यूब गुज़श्ता कुछ बरसों में नौजवानों के लिए तफरीह, इजहार राय और कमाई का एक अहम जरिया बन चुके हैं। लाखों लोग रोज़ाना इन प्लेटफॉर्म्स पर मवाद देखते और तख्लीक करते हैं। लेकिन जहां ये प्लेटफॉर्म्स मौक़े फराहम करते हैं, वहीं इन पर कई ऐसे रुझानात भी जन्म लेते हैं जो अखलाकी और कानूनी एतबार से ख़तरनाक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अब ऐसे ही मामलात के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में इंकशाफ हुआ है कि कई मशहूर टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स के खिलाफ तहकीकात का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिन पर माली बदउनवानी, गैर अखलाकी सरगर्मियों और बेटिंग को प्रमोट करने का इल्ज़ाम है। इब्तदाई तौर पर कुछ नाम मंजर आम पर आ चुके हैं, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि यह फहरिस्त वक्त के साथ मजीद तवील होगी, क्योंकि ये मामला करोड़ों रुपए तक फैल चुका है। अब इन कार्रवाइयों का एक अहम पहलू टिकटॉक के लाइव सेशंस भी हैं, जहां पनिशमेंट के नाम पर ऐसी नामुनासिब हरकतें की जाती हैं जो माशरती इक़दार और अखलाकी उसूलों के सरासर ख़िलाफ़ हैं। जैसा कि अगर कोई सारिफ सज़ा के तौर पर कहे कि मेज़बान पानी से भरे गिलास को अपने सर पर उंडेले, या ये मुतालबा करे कि कोई खातून अपने बाल बिगाड़े या नामुनासिब हरकत करे,
तो परफॉर्मर्स पैसे के लालच में वो सब हरकतें कर डालते हैं। ये सब कुछ लाइव नशरियात में हज़ारों लोगों के सामने होता है। नौजवान, बच्चे और बड़े सभी ये मनाजिर देखते हैं और बदकिस्मती से ये मनफी रुझान एक नई एंटरटेनमेंट के तौर पर फ़रोग़ पा रहा है। टिकटॉक लाइव सेशन में जो सज़ाएं या पनिशमेंट्स दी जाती हैं वो दरअसल नाजरीन यानी व्यूअर्स खुद तय करते हैं। जब कोई टिकटॉकर लाइव आता है तो लोग उसे गिफ्ट्स और कॉइन्स भेजते हैं। ये गिफ्ट्स बाद में असल पैसों में बदल जाते हैं। नाजरीन शर्त लगाते हैं कि अगर वो गिफ्ट भेजें तो मेज़बान को बदले में कोई काम करना होगा। ये काम ज़्यादातर अजीब या नाजेबा नौयत के होते हैं। पनिशमेंट्स में मज़ाक़ा खेज़ डांस करना, अपने कपड़ों या बालों को बिगाड़ना या लाइव चैट में लिखी गई नाजेबा बात दोहराना शामिल होता है, क्योंकि टिकटॉकर्स ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और अपनी शोहरत बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो लालच में आकर ये हरकत करने लगता है। यूँ सज़ा देने वाला कोई इदारा नहीं बल्कि असल में व्यूवर्स होते हैं जो अपने पैसे के ज़ोर पर मेज़बान से हरकतें करा लेते हैं। यानी हकीकत में ये अमल किसी फ़न या तख्लीक की सलाहियत का इजहार नहीं बल्कि व्यूवर्स की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपनी इज्जत को दाव पर लगाने के मुतरादिफ होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक NCC इस सूरत हाल को नहायत संजीदगी से लेना शुरू कर दिया है। हुक्काम के मुताबिक इन लाइव सेशंस में न सिर्फ अखलाकी हदें तोड़ी जा रही हैं बल्कि बाज़ सूरतों में पैसे के लेन देन के मामलात भी सामने आए जो मुमकिन तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग या गैर कानूनी आमदनी से जुड़े हो सकते हैं। यही वजह है कि कुछ मशहूर टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स को बाकायदा नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इन्हीं रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यूट्यूबर रजब भट्ट को नोटिस है और उन्हें कल सुबह 11 बजे लाहौर दफ्तर में पेश होने की हिदायत की गई है। इसी तरह से मशहूर टिकटॉकर अनसली और सेस्ट्रोलॉजी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली इकरा कंवल को भी जुए की तशहीर के मामले पर तलब किया गया और अभी ये फहरिस्त एक्सपैंड कर रही है। इसमें और भी नाम आने बाकी है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।